हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं आपका दोस्त अब्दुल वहाब आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो बाइट्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक मूवी की, एक बॉलीवुड मूवी जिसका नाम था तीसरी कसम, जिसमें एक्टर थे राज कपूर और एक्ट्रेस थी वहीदा रहमान। और ये आई थी अब से तकरीबन 55 इयर्स पहले, जब ना मैं था ना आप, यानी कि ये रिलीज हुई थी 1966 में। लेकिन इसका एक गाना जो बहुत मशहूर हुआ, आपने ज़रूर सुना होगा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ठीक है, इसके पोइट हैं हसरत जयपुरी और म्यूजिक जो कंपोज किया था वो शंकर जयकिशन जी ने किया था। सिंगर इसके मुकेश जी थे। बहुत फेमस सॉन्ग है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज सर को क्या हो गया, सर ये क्या बता रहे हैं। तो बस सोच ये रहा था, आज दोपहर ये गाना कई बार मेरे घर के बराबर में बना, तो मैं सोच रहा था कि अगर हसरत जयपुरी जी जिंदा होते या ये मेरे टाइम में होते तो मैं इनके बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ा देता जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। फिर ये गाना कुछ इस तरीके से बनाते, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, क्यों इतनी बड़ी दुनिया बनाई। Am I right? अगर मैं राइट नहीं हूं और आपको लग रहा है कि सर मजाक कर रहे हैं, तो बच्चों मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, श्रीमती आंट, श्रीमती चीटी जी, अकेले आंट या हम कहें अकेले चीटी की 10,000 से ज्यादा स्पीशीज नोन हैं। समझ आ रहा है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हमारे क्या 5 किंगडम्स, ठीक है, 5 किंगडम्स में से एक किंगडम एनिमेलिया, एक किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। इस किंगडम एनिमेलिया के तकरीबन 35 फाइलम, 35 फाइला, कितने हैं? तकरीबन 35 फाइला हैं। क्लियर? वैसे तो 13 को ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन 35 इसके फाइला हैं, ठीक है। और उन 35 में सैकड़ों क्लासेस, सैकड़ों फैमिलीज में से एक ये, और इन मोहतरमा के भी क्या है 10,000 स्पीशीज, ओवर 10,000 स्पीशीज, ठीक है। अब जरा आप सोचिए, जब एक चींटी की 10,000 से ऊपर स्पीशीज हैं, तो टोटल ओवरऑल कितनी स्पीशीज हमारी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका जवाब यह है कि अगर मैं इसी फाइलम की बात करूं, यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो तकरीबन, जिससे ये चींटी बिलोंग करती है, तो तकरीबन 9 लाख, कितने 9 लाख इसकी स्पीशीज हैं। 9 लाख क्या है इसमें स्पीशीज नॉन है। क्लियर? ठीक है। तो अब जो ये पोइट हैं जनाब हसरत जयपुरी, इन्हें पता चल गया होगा कि दुनिया जो बनाई है, दुनिया बनाने वाले ने, वो इसलिए बनाई है कि हम ये जो इतनी सारी स्पीशीज हैं, है ना, इतनी सारी जो स्पीशीज हैं उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, ठीक है, और उस दुनिया बनाने वाले की कुदरत पर अपना यकीन पक्का करें, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। मैं बता चुका हूँ बायोडाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस। कितना डिफरेंस है कि अकेले एक चींटी की हमारी ओवर 10,000 स्पीशीज हैं। अगर हम बात करें कि टोटल हमारी नॉन स्पीशीज कितनी है, वो तकरीबन 8.7 मिलियन, कितना 8.7 मिलियन हमारी स्पीशीज नॉन हैं, जिन्हें हमें पढ़ना होता है, जिन्हें हमें पढ़ना होता है। कितनी 8.7 मिलियन। इन स्पीशीज को हमें पढ़ना होता है, ठीक है। और कुदरत ने ऐसे ही
सबसे ज्यादा चालाक, सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान को नहीं बनाया है। इंसान ने क्या करा है, इतनी सारी स्पीशीज को पढ़ने का तरीका भी निकाल लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है, बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब है द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज। क्या है वेरिएबिलिटी, यानी कि जो डिफरेंट हमारे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो वेरिएशन होता है, उनमें जो वेरिएबिलिटी होती है ना, उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इकोलॉजिकल सिस्टम। जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसे मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक बैलेंस बनाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है। यहाँ सिंपली ये समझ लीजिए जो बैलेंस है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, डिफरेंट इकोलॉजी सिस्टम्स में, इकोलॉजिकल सिस्टम में, उसका बैलेंस बनाने के लिए हमारी बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी है। दूसरा ये भी ज़रूरी है कि देखिए अगर हमारा ये बैलेंस ना हो, इकोलॉजिकल सिस्टम में बैलेंस ना हो, तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो ख़त्म हो जाएंगे दुनिया से, अभी से हो भी गए हैं कुछ, है ना। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारा क्या है, बायोडाइवर्सिटी का या इकोलॉजिकल सिस्टम का बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा ओशन में बायोडाइवर्सिटी होती है, फिर उसके बाद मैंग्रोव में, फिर लेक्स में, फिर ग्रासलैंड्स में। ठीक है, तो आई होप कि बायोडाइवर्सिटी आपको समझ में आ गया होगा। बायोडाइवर्सिटी के बाद जो हम पढ़ते हैं, अब देखिए हमें करना क्या है। मैंने पहले ही बताया कि हमारा क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें बैलेंस बना रहे। इसके लिए कोशिश ये होती है, या हमें कम से कम ये करना चाहिए कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, जो खत्म होने के कगार पे हैं, जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, उन्हें हम क्या करें, बचाएं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा हमें जरूरी है कि हम उन्हें पहचानें और उनके नाम को जानें। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि हम 8.7 मिलियन को कैसे तो पहचानें और किस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर करें, किस तरीके से इसकी नेमिंग करें। तो इसके लिए हमारा जरूरी है कि हम नोमेनक्लेचर को समझें और आइडेंटिफिकेशन को समझें। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर क्या है, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इन सच ए वे दैट द नेम इज नोन एंड एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम हर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नेम दे दें कि वो क्या है, नॉन हो, पहला तो नॉन हो, दूसरा एक्सेप्टेबल हो, कहां, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में क्या हो, एक्सेप्टेबल हो और नॉन हो। ठीक है, अगला क्या है, अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या हो, वो थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सेम नेम से जाना जाए, एक सेम नाम से जाना जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं आदमी, हमने उर्दू में कह दिया, ठीक है। अब किसी अगर अंग्रेज से जाके हम कहेंगे आदमी, और अगर उसे उर्दू या हिंदी नहीं आती है तो वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से शख्स एक वर्ड बोला जाता है, ये भी अगर हमने कहा उर्दू में है, तो ये भी अगर हमने अंग्रेजों के सामने कहा, वो क्या होंगे, नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जो शेर कहा, तो वो अंग्रेज नहीं समझ पाएंगे, या कोई जर्मन है वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन जैसे ही हम आदमी का नाम लेंगे होमोसेपियंस है, तो वो फौरन समझ जाएगा। तो एक सिस्टम ऐसा डेवलप होना चाहिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉन हो, ठीक है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से हमारे क्या है, ऑर्गेनिज्म को जाना जा रहा हो। तो इसे हमने साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम कहा। क्या कहा, साइंटिफिक नेम कहा या बायोलॉजिकल नेम कहा। और ये क्या होता है, ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला हमारा जीनस होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, स्पेसीज होता है। अभी इसे आगे डिस्कस कर लेंगे। अगला क्या हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है, डिस्क्राइबिंग एन ऑर्गेनिज्म करेक्टली सो दैट द ऑर्गेनिज्म कैन बी नेम्ड। अब जाहिर सी बात है, जब हमारा ऐसा नाम होना चाहिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो, है ना, तो इसे क्या है, ऑर्गेनिज्म का नाम ऐसे नहीं रख देंगे, ऑर्गेनिज्म का नाम
ऐसे ही नहीं रख देंगे। अगर जैसे बर्ड्स है ना, तो हमें बर्ड से मिलता जुलता नाम रखना है, ठीक है। और अगर हमारा क्या है मैमल है, तो हमें मैमल से मिलता जुलता नाम रखना है, ठीक है। अगर हमारा होमो सेपियंस है ना, तो फिर क्या है वो कुछ ऐसा नाम रखना है जो इससे रिलेटेड, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनसे मिलता जुलता हो, ताकि हम पहचान पाएँ, ताकि हम उसे इजीली पहचान पाएँ। तो क्या है किसी चीज़ नाम रखने के लिए क्या है, वैसे भी डिस्क्राइबिंग होना जरूरी है ना। किसी भी चीज़ का अगर हम नाम रख रहे हैं, किसी भी चीज़ को नाम दे रहे हैं, तो पहले उसका क्या है उसे डिस्क्राइब करना जरूरी है, उसे पहचानना जरूरी है, उसका आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है। ऐसी नेम नहीं रख देते आप। लड़की का नाम रखना है तो पहले आपने पहचाना होगा कि लड़की है ना, मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है या सिख है ना। उसके बेस पे आप क्या करते हैं, फिर उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका नाम रखते हैं। तो ऐसे क्या है आइडेंटिफिकेशन करना हमारा ज़रूरी है, या ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, ताकि उसका नाम क्या है एक सिस्टमेटिक वे में रखा जा सके, ठीक है। अब क्या है आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स इन नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन इज हेल्प्स इन नेमिंग एज वेल एज क्लासिफाइंग, ठीक है। दोनों में हेल्प करता है। वो क्या करेगा, नेम रखने में तो करेगा ही हेल्प, क्लासिफाई करने में भी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेगा, ठीक है। जब अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया तो क्लासिफाई भी अच्छे से हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जो हमारा सबसे ज़्यादा सबसे पहले आया नोमेनक्लेचर का सिस्टम, और सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है ना। आज भी हम क्या है, हालांकि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट है, ठीक है। बड़े बड़े लंबे लंबे 5-5, 10-10 वर्ड्स के भी हमारे क्या होते हैं, नेम होते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन विच इज स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट रिसीव ए नेम ऑफ टू टर्म्स। बाई मीन्स टू टर्म्स ऑफ विच द फर्स्ट आइडेंटिफाइज द जीनस। पहला क्या हो उसका जेनेटिक उसका जीनस नेम होगा, है ना, टू विच इट बिलोंग्स, एंड द सेकंड द स्पीसीज इटसेल्फ। सेकंड क्या होगा, वो स्पीसीज खुद होगी, क्लियर। ये जो सिस्टम दिया था 1758 के आसपास जो है कैरोलस लिनायस ने दिया था, तभी इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन का भी अपना दिया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम बात कर रहे हैं, यह हमारा क्या है लोइन, इसका कॉमन नेम क्या है लोइन, या उर्दू में कहें शेर, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा लियो, वो क्या है पैंथेरा लियो, ठीक है। अब पैंथेरा जो है ये जीनस है, और लियो जो है ये स्पीसीज है, क्लियर। तो समझ आया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, दो नेम होंगे, पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज, ठीक है। जीनस क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों के लिए सिमिलर होता है, जैसे लोइन की सारी स्पीसीज के लिए सिमिलर होगा, और ये स्पीसीज जो है ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। पढ़ते हैं आगे की तरफ। अब क्या रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये क्या हमारा रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि इसे लिखने का रूल क्या है, किस तरीके से हम लिखें। तो पहले क्या, द साइंटिफिक नेम ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स जीनस नेम एंड स्पीसीज नेम, ये हमने आपको बता ही दिया। पहले क्या है साइंटिफिक नेम जो इंक्लूड होगा वो क्या होगा, जीनस नेम होगा उसमें, और स्पीसीज नेम होगा, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। द साइंटिफिक नेम विल बी इन लैटिन। देखिए जितने भी साइंटिफिक नेम है ना, वो क्या होते हैं लैटिन से डिराइव्ड होते हैं, लैटिन वर्ड यूज होता है। और वैसे भी अगर हम देखें तो साइंस में ज्यादातर जो टर्म्स होती हैं वो या तो लैटिन की होती है या ग्रीक की होती हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी होती हैं, लेकिन क्या है ज्यादातर लैटिन से डिराइव्ड होती हैं या फिर ग्रीक से डिराइव्ड होती हैं। तो साइंटिफिक नेम जितने भी होंगे वो क्या होंगे, लैटिन से होंगे। The name of genus will be begins with capital letter and the species name will begins with small letter. यहाँ देख रहे हैं आप पैंथेरा, जीनस नेम क्या है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, और स्पीसीज नेम लियो, एल क्या है स्मॉल है। तो हम क्या है रूल, क्या हमारा जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो हमारे स्पीसीज है वो किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑलवेज बी इटैलिसाइज्ड और
अंडरलाइन, इटैलिसाइज और अंडरलाइन। ठीक है, इटैलिसाइज का मतलब क्या हुआ कि वो इटैलिक में लिखा जाएगा, और अगर आप उसे हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं और आप क्या कर पा रहे हैं, उसे इटैलिक में नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसे अंडरलाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये लिखा हुआ है होमो सेपियंस, ये क्या है, इटैलिक में है, यानी कि थोड़ा सा तिरछा करके इसमें इटैलिक में है। अब ये है क्या है, ये तो इटैलिक में लिखा हुआ है, जो टाइप करके जब भी लिखेंगे आप इटैलिक में लिखेंगे। अगर आप इटैलिक में नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आप क्या कर पा रहे हैं, इटैलिक में नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप इसे सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसे सिंपली कैसे, इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप इटैलिक करके लिख दीजिए, या फिर आप इसे सिंपली ऐसे लिख दीजिए और फिर इसे अलग अलग अंडरलाइन कर दीजिए। होमो को अलग अंडरलाइन, यानी कि जीनस को अलग अंडरलाइन और स्पीशीज को अलग अंडरलाइन आप कर दीजिए। ये मेथड है हमारा साइंटिफिक नेम को लिखने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुई बात हमारी कि नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाए। अब देखिए, इसमें जो ये रूल बनाए हैं, ये हमारी दो एजेंसीज हैं, या हम कह सकते हैं दो हमारी बॉडीज हैं, या हमारी दो ऑथोरिटी हैं, ऑथोराइज्ड बॉडीज आप कह सकते हैं। एक क्या है, ICBN, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या करता है, जो बॉटनी से रिलेटेड, यानी कि प्लांट्स वगैरह के, पेड़ पौधों के जो नोमेनक्लेचर है उसे देखता है। और दूसरा क्या है हमारा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, जो किसे देखता है, जो एनिमल्स के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखता है। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है वो इन्हीं का बनाया हुआ है। आई होप आज हमने जो जो पढ़ा वो आपको समझ आया होगा। आपको समझ आया होगा कि हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी सिंपल से हमारा क्या है, जो वेरिएबिलिटी है, जो डिफरेंट एक लार्ज वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है अर्थ पर, वो क्या है, हमारा बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, और इसके नोमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी है ये आपने समझा हो। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है नोमेनक्लेचर के लिए ये आपने समझा। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है कि हम करेक्टली ऑर्गेनिज्म को नाम दे सकें। ठीक, फिर उसके बाद आपने ये समझा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, यानी कि जो हम साइंटिफिक नेम रखते हैं उसका सिस्टम क्या है, उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि 2 टर्म से मिलकर बना है। पहली टर्म जो होती है, पहला वर्ड जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है ना, और सेकंड वाला स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। कैरोलस लिनायस ने ये दिया था। ठीक है, इसका एग्जांपल ये है पैंथेरा लियो। इसके बाद हमने बताया आपको इसके रूल्स क्या हैं, ICBN की बात करिए और ICZN की बात करिए। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, थोड़ा छोटा रखते हैं आज की वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम लिविंग वर्ड्स का अगले कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्लासीफाई किया जाए, हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टूल्स हमारे क्या है यूज़ हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के स्टडी में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो जब वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और कहते हैं ना, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ती है। तो वीडियो को शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।